मैं हूं स्वाति रायना। मनी गुरु की इस खास पेशकश में स्वागत है आप सभी का। इस बार दिवाली में महंगाई का डबल झटका लगा है। बढ़ती महंगाई और ऊपर से गिरता रुपया कई लोगों की प्लानिंग को पटरी से काफी डिरेल कर दिया होगा। तो कुछ स्मार्ट प्लानिंग करके आप इस झटके से बच सकते हैं और कमा सकते हैं महंगाई में भी मुनाफा। जानते हैं महंगाई में मुनाफा कमाने की स्ट्रैटेजी क्या हो। हमारे साथ है ऑप्टिमा मनी के एमडी पंकज मटपाल। पंकज जी, बहुत स्वागत करते हैं हम आपका मनी गुरु में, और दीपावली के इस त्योहार की बहुत शुभकामनाएं आपको हम पहले ही देना चाहेंगे। और जब हम दीपावली के इस पर्व की बात करते हैं, सबसे पहले मन में आता है कि कुछ नया किया जाए, कुछ शुभ किया जाए, और दिमाग में आता है कि अपने पैसों को कहीं सही जगह पर लगाया जाए। लेकिन इस बार थोड़ा सा सीन डिफरेंट है, क्योंकि हमें तो मालूम है रुपया ऑल टाइम रिकॉर्ड लो पर है, महंगाई भी आसमान छू रही है, इसलिए लोगों की प्लानिंग काफी हद तक बहुत बिगड़ गई है। सबसे पहले रुपए पर ही बात कर ले, जो कि एक के बाद एक गिरने के कीर्तिमान बना रहा है। तो इससे लोगों की टेंशन बढ़ गई है कि गिरता रुपया उनकी जेब पर कैसे भारी पड़ सकता है। स्वाति, आपको भी और सभी दर्शकों को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। आपने बिल्कुल सही कहा कि इस वक्त पर क्योंकि रुपया कमजोर है, रुपया गिर रहा है, तो जिसकी वजह से आपके खर्चे बढ़ गए हैं। क्योंकि स्पेशली यदि बात करें हम कि यदि आपके बच्चे बाहर पढ़ रहे हों, उनकी एजुकेशन हो, आपकी कोई बाहर से कुछ भी आपको इंपोर्ट करना हो, कोई सर्विस लेनी हो, तो वो तो एक्सपेंसिव हो ही जाती है। क्योंकि यदि प्राइस सेम भी होगा, सेम डॉलर के टर्म में, लेकिन आपको उसी चीज को खरीदने के लिए ज्यादा पैसे चुकाने पड़ेंगे। तो यदि आप डायरेक्टली कोई सर्विस या गुड्स बाय कर रहे हैं बाहर से, तो वो तो महंगा है ही है। लेकिन यदि आप इंडिया में भी कोई ऐसी चीज परचेज कर रहे हैं जो कि इंपोर्ट बाहर से हो रही है, या उसके लिए रॉ मटेरियल बाहर से परचेज होता है, तो भी आपकी कॉस्ट बढ़ जाती है। तो इसकी वजह से ऐसे में आपको देखना होगा कि किस तरह से आप अपने खर्चों को कम कर सकें। अब यदि हम बात करें कि कोई व्यक्ति बाहर घूमने जाना चाहता है, तो ऐसे में डेफिनेटली वो खर्च महंगा हो जाएगा, जो कि पहले इससे कम में हो सकता था। तो एक तो उस पर थोड़ा सा कंट्रोल करना वो जरूरी है कि यदि बहुत जरूरी नहीं है तो आप बाहर की जो ट्रैवलिंग है, इंडिया से बाहर जाना, जहां पर आपको डॉलर में पेमेंट करना है, उसको आप ना करें। अब उसके अलावा हम इंडिया की बात कर रहे हैं, तो यहां पर भी जैसा मैंने कहा कि आपका रॉ मटेरियल हो या बाकी चीजें हो, महंगी हो जाती हैं, जिसकी वजह से ओवरऑल महंगाई बढ़ गई है, और ये बढ़ना स्वाभाविक है। तो ऐसे में यह भी जरूरी है कि इंडिया में भी आप वो खर्चे जो कि बहुत जरूरी ना हो उनको ना करें। अदरवाइज क्या होगा कि जो भी सेविंग्स आपने की हुई हैं, वहां से आपको शायद ज्यादा खर्च करना पड़ जाएगा। तो महंगाई की मार तो है ही है। आप ये बात ध्यान रखें कि थोड़ा सा इस पर कंट्रोल हो, ताकि आपका ओवरऑल जो खर्चे हैं वो आसानी से पूरे हो सकें। बिल्कुल। तो रुपए गिरने का असर डेफिनेटली आपके जेब पर तो पड़ेगा ही। जैसा पंकज जी ने भी बताया, विदेश में बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं तो ज़्यादा पैसे खर्च करने पड़ेंगे। विदेश में घूमना फिरना या फिर इलाज कराना, ये कुछ ऐसे हैं जो डीलिंग आपकी जिसमें करेंसी में होती है, वहाँ पर आपको थोड़ा बहुत सावधान रहने की ज़रूरत है। थोड़ी प्लानिंग से आप डेफिनेटली अपने इस असर को काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं। लेकिन जो इसका एक बहुत बड़ा असर है, जो हम सबके जेब पर पड़ेगा ही पड़ेगा, वो है महंगाई का असर। डेफिनेटली अब महंगाई की जब बात हो रही है तो हर कोई ये सोच रहा है कि हमने तो सोचा था कि एक प्रॉपर प्लानिंग बनाएंगे, लेकिन महंगाई ने हमारे कमाई को या हमारे निवेश की प्लानिंग को पटरी से डिरेल कर दिया। ये जो महंगाई को मात देने वाला निवेश है, या जो हम अपने कई बार फाइनेंशियल प्लानिंग में महंगाई को काउंट करते ही नहीं है, उसके नुकसान क्या है पंकज जी? और कैसे किसी को मालूम चले कि मुझे अपने रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए या बच्चों की पढ़ाई या शादी के प्लानिंग के लिए महंगाई की गणना करनी है, उसका कैलकुलेशन किस प्रकार से किया जा सकता है? बिल्कुल स्वाति, हम अक्सर महंगाई को फैक्टर इन करते हैं। मतलब एज ए फाइनेंशियल प्लानर्स तो डेफिनेटली जो इस फील्ड में एक्सपर्ट्स हैं वो तो जरूर इस बात की सलाह देते हैं और करते ही हैं। लेकिन जैसे आपने कहा कि आम निवेशक या आम एक व्यक्ति कई बार से चूक जाता है। और आप देखिए, यदि ऐसा कहा जाए कि आज की तारीख में किसी के पढ़ाई का खर्च मान लीजिए 10 लाख रुपए है, तो आज से 15 साल के बाद में बढ़ने वाला ये बात तय है। तो हम अक्सर एक इन्फ्लेशन रेट लेकर चलते हैं, और ये इन्फ्लेशन होता है, अगर हम अभी बात करें प्रेजेंट में, तो हमने देखा कि सितंबर के जो आंकड़े आए उसके अनुसार 7.41 का इन्फ्लेशन है।
लेकिन यदि हम लॉन्ग टर्म में बात करें, अलग अलग चीजों की बात करें, तो आप यदि एजुकेशन को ले लें तो एजुकेशन में अराउंड 10% की महंगाई दर यहां पर रहती है ऑन एन एवरेज। तो जब भी आप अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग करें तो ये जरूर ध्यान रखें कि उस जरूरत के हिसाब से आपको कितना इन्फ्लेशन उसमें कंसिडर करना चाहिए, ताकि आपको भविष्य में एकदम से सरप्राइज ना हो कि आप लेकर चल रहे थे कि इतने पैसे में काम चल जाएगा, लेकिन महंगाई दर उससे ज्यादा थी और इसकी वजह से मुश्किल हो गया। यह भी बात तय है कि यदि लंबे समय के लिए आप प्लानिंग कर रहे हैं तो महंगाई दर कम और ज्यादा होगी, ऐसा नहीं कि हमेशा ज्यादा ही रहेगी, बट एक एवरेज जो है, आप 10 साल का एवरेज लेकर चलें, 5 साल का एवरेज लेकर चलें और उसके हिसाब से कैलकुलेट करें और इसी आधार पर अपने निवेश भी करें कि निवेश आपको इन्फ्लेशन से ज्यादा रिटर्न्स दे सके, तभी आपके लिए संभव हो पाएगा कि आप अपने फाइनेंशियल गोल्स को अचीव कर पाएंगे। बिल्कुल, आपने बोला कि 7.4% पर महंगाई दर है जैसे। अब ऐसे तो बहुत सारे निवेश के विकल्प हैं जहां पर मानिए एफडी हो गई, 5-6% हो गया, मानिए जो अलग अलग बैंक देते हैं, या फिर कुछ म्यूचुअल फंड भी इनफैक्ट हो गए, उनमें भी कुछ लगभग 5-6% की दर चल रही है। जो हमारे स्मॉल सेविंग स्कीम्स हैं उसमें मोस्टली जैसे पीपीएफ मोस्ट पॉपुलर 7.1% की उसमें जो है वो ब्याज दर है। तो ये जो स्मॉल सेविंग स्कीम्स हो गई या फिक्स इनकम जो पॉपुलर इनकम स्कीम्स हैं, वहां पर शायद महंगाई को का तोड़ हमें नहीं नजर आता है पंकज जी, साफ तौर पर अगर हम ब्याज दरों को देखकर ही कहें, क्योंकि महंगाई दर से निपटना है तो आपको महंगाई दर से ऊपर रिटर्न की जरूरत है। तो कहां पर महंगाई दर से ऊपर रिटर्न का निवेश हमें करना चाहिए ऐसे टाइम में? बिल्कुल स्वाति, देखिए पोर्टफोलियो में एसेट एलोकेशन बहुत जरूरी है, लेकिन यह ध्यान रहे कि पीपीएफ तो फिर भी एक सही निवेश माना जा सकता है, क्योंकि इस पर जो इंटरेस्ट मिलता है, जो ब्याज मिलता है, उस पर कोई इनकम टैक्स एप्लीकेबल नहीं है। लेकिन यदि हम फिक्स डिपॉजिट की बात करें या फिर इस तरह के दूसरे निवेश की बात करें तो वहां पर आपको टैक्स भी चुकाना पड़ता है। तो यदि आप 6% 7% का रिटर्न कमा भी लेंगे और उसके ऊपर इंटरेस्ट के ऊपर टैक्स पे करेंगे तो आपके नेट जो रिटर्न है वो इन्फ्लेशन को बीट नहीं कर सकते। लेकिन पोर्टफोलियो में स्टेबिलिटी रहे, इसके लिए हम थोड़ा पैसा वहां पर रखने की सलाह देते हैं। जैसे कि मान लीजिए सेविंग बैंक अकाउंट है, वहां पर आपको 2.75% या 3% का इंटरेस्ट मिल रहा हो मान लीजिए, बट इसका मतलब यह नहीं है कि सेविंग बैंक की अपनी इंपॉर्टेंस नहीं है, लेकिन जिस चीज के लिए उतना ही सही है। हम यदि निवेश की बात करें तो यहां पर इक्विटी को आपको अपने पोर्टफोलियो में शामिल जरूर करना चाहिए, कम या ज्यादा ये डिपेंड करता है कि आपकी जरूरत कैसी है, आपका रिस्क एपेटाइट कैसा है, कितने समय के लिए आप निवेश करना चाहते हैं। लेकिन यह बात तय है कि आपको अपने पोर्टफोलियो में इन्फ्लेशन को बीट करने के लिए थोड़ा इक्विटी एलोकेशन करना होगा। यह जरूरी नहीं है कि डायरेक्ट शेयर बाय करना शुरू कर दें, म्यूचुअल फंड का जरिया आपके पास में है और म्यूचुअल फंड में चॉइस है कि कितने परसेंट एलोकेशन इक्विटी में हो, वैसा म्यूचुअल फंड आप चुन सकते हैं। किस पे आधारित हो सकता है ये फॉर्मूला जो है कि आपको महंगाई को मात देने के लिए इक्विटी का एक कंपोनेंट होना ही चाहिए? ये कैसे कोई पहचाने निवेशक कि मुझे इक्विटी में कितने एक्सपोजर की जरूरत है? हम यूजुअली कहते हैं 100 माइनस एज, क्या यही एक एसेट एलोकेशन का फॉर्मूला है इक्विटी के कंपोनेंट या एक्सपोजर को तय करने का? और दूसरा आपने बोला कि महंगाई को मात देने के लिए इक्विटी एक कारगर कदम है। किस तरीके के जो कैटेगरीज हैं, मैं पहले कैटेगरी समझना चाहूंगी, जो कि आपको लगता है कि महंगाई के इस दौर में किसी निवेशक के पोर्टफोलियो में अच्छी साबित हो सकती हैं? बिल्कुल स्वाति, आपने भी कहा कि 100 माइनस एज एक थंब रूल है, लेकिन ये हमेशा सही साबित नहीं हो सकता। अब यदि आप रिटायरमेंट प्लानिंग की बात कर रहे हैं तो बिल्कुल आप इस पर अमल कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। लेकिन यदि कोई निवेशक 2 साल के लिए निवेश कर रहा हो और वहां पर यह कहा जाए कि 100 माइनस योर एज आप इक्विटी में निवेश कर दीजिए, तो मैं कहूंगा कि 2 साल के लिए अगर निवेश करना है तो इक्विटी में करना ही नहीं है, वो बेहतर है, या फिर बहुत ही कम एलोकेशन पे आप सोच सकते हैं। तो ये 100 माइनस एज वाला ये जो फॉर्मूला है ये तभी काम करेगा जब आप 15-20 साल आगे की प्लानिंग कर रहे हों। लेकिन आपके जोखिम सहने की क्षमता, आपके निवेश की अवधि, इन बातों के आधार पर आप तय कर सकते हैं कि कितना निवेश करना चाहिए। मैं एक सिंपल आपको तरीका बताता हूं। यदि आप लंबी प्लानिंग कर रहे हैं, आपको 15-20 साल के लिए बच्चों की एजुकेशन की बात हो और समय हो वहां पर, या रिटायरमेंट की बात हो, तब आप 90% टू 100% तक भी इक्विटी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लेकिन यदि बात हो रही हो शॉर्ट टर्म की,
तो वहां पर कम करना होगा। तो इन शॉर्ट हम ऐसे कर लेते हैं कि 5 साल से अधिक का निवेश हो तो आप डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड, यानी कि ऐसे म्यूचुअल फंड जिनका 100% एलोकेशन इक्विटी में हो सकता है, उसमें आप निवेश कर लें। यदि आपका नजरिया 3 से 5 साल का है तो आपके पास में अग्रेसिव हाइब्रिड फंड्स, यानी कि ऐसे फंड्स जिनमें मिनिमम 65% एलोकेशन इक्विटी में होता है, और या फिर बैलेंस एडवांटेज फंड, या जिसे हम डायनेमिक एसेट एलोकेशन फंड भी कहते हैं, उसमें आप निवेश कर सकते हैं। और यदि आप निवेश करना चाहते हैं 1 से 3 साल के लिए, तो ऐसे में आपके पास में कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड्स जहां पर 10 to 25% एलोकेशन इक्विटी में होता है, या फिर आपके पास इक्विटी सेविंग्स फंड, वो भी कैटेगरी है जहां पर इक्विटी एलोकेशन एक्चुअल मतलब जो नेट इक्विटी है वो एलोकेशन काफी कम होता है। तो आप इस तरह के फंड्स में कर सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि पोर्टफोलियो में इक्विटी तो होना ही चाहिए, लेकिन उसका जो एलोकेशन है वो समय के अनुसार, समय कम है तो कम रखिए, और लंबा समय है तो आप इक्विटी में निवेश ज्यादा रखिए। अब जो आपने ये कुछ कैटेगरीज बताई पंकज जी, यूजुअली टाइम होराइजन के हिसाब से, जैसे 5 साल से ऊपर का लक्ष्य है, 5 साल से ऊपर का मतलब 10 साल का, 15 साल का लक्ष्य हो सकता है, उसके लिए डाइवर्सिफाइड इक्विटी में निवेश करने की सलाह आप दे रहे हैं। हाइब्रिड फंड या बैलेंस फंड उसके लिए नहीं है, या फिर थोड़ा छोटा लक्ष्य है 1 से 3 साल का, तो इक्विटी सेविंग्स कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड सही रहता है निवेशकों के लिए। इन तमाम कैटेगरीज के कुछ फंड्स आप बताना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? बिल्कुल, यदि आप लॉन्ग टर्म की बात कर रहे हैं 5 साल से अधिक, तो ऐसे में डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड वहां पर डेफिनेटली, क्योंकि अगर अगेन ये तो सही है कि डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड है, बट नजरिया 5 साल 7 साल का है, तो स्मॉल कैप को आप थोड़ा सा अवॉइड करें, और लार्ज कैप में, और लार्ज के साथ साथ मिड कैप में आप निवेश कर सकते हैं। तो ऐसे में जैसे आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एमएनसी फंड है, ये एक अच्छा लार्ज कैप फंड है जिसका निवेश लार्ज कैप स्टॉक्स में है। उसके अलावा आदित्य बिरला सन लाइफ मल्टी कैप फंड, इसको आप कंसिडर कर सकते हैं। निपॉन इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड एक अच्छी चॉइस हो सकती है। और साथ ही यदि आपका नजरिया अगेन 5-7 साल का है तो मिड कैप को आपको शामिल करना है, तो मोतीलाल ओसवाल मिड कैप 30 फंड एक अच्छी चॉइस रहेगी। और यदि निवेश लंबा है 10 साल या उससे अधिक, 5 साल से ज्यादा की बात कर रहे हैं लेकिन 10 साल से अधिक हो, तब आप एक स्मॉल कैप फंड जैसे कि कैनरा रूबिको स्मॉल कैप फंड, इसे अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं। यदि हम बात कर रहे थे 3 से 5 साल की, तो यहां पर अग्रेसिव हाइब्रिड फंड, उसमें से जैसे कि आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल बैलेंस एडवांटेज फंड या कैनरा रूबिको इक्विटी हाइब्रिड फंड, ये सही चॉइस हो सकती हैं। और फिर जैसा मैंने कहा था कि 1 साल से 3 साल का नजरिया है जहां पर इक्विटी एलोकेशन बहुत ही कम होना चाहिए, वहां पर एसबीआई डेट हाइब्रिड फंड जो है उस, या कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड, उसे आप कंसिडर करें। और उसके अलावा आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल इक्विटी सेविंग्स फंड या कोटक इक्विटी सेविंग्स फंड, इस तरह के फंड्स को आप अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं। और 1 साल से कम का नजरिया हो तो मैं कहूंगा कि इक्विटी वाले फंड, यानी कि ऐसे हाइब्रिड जिसमें इक्विटी एलोकेशन है, उसको भी ना करें। यहां पर आप डेट ओरिएंटेड फंड्स ही रखें यदि नजरिया सिर्फ 1 साल का है। तो इस बार इस त्योहार सोने में निवेश की तैयारी कराने की हम करते हैं शुरुआत। ऑप्टिमम मनी के एमडी पंकज मटपाल हमारे साथ है, और सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर पूजा भिंडे से अब करते हैं इस चर्चा की शुरुआत। अब पूजा, आपका स्वागत करते हैं इस शो में, और आपको भी दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं हम देना चाहेंगे। क्या तैयारी है इस बार गोल्ड में खरीदारी की आपकी? और मैं चाहती हूँ आप अपने जरिए हमारे दर्शकों की भी तैयारी कराइए, क्योंकि इस बार सोने में काफी ज्यादा उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। वॉलेटिलिटी ना सिर्फ मार्केट में है, ना सिर्फ रुपए में है, बल्कि गोल्ड में भी बहुत ज्यादा है। जी, थैंक यू स्वाति। सबसे पहले तो आपको और जी के सारे दर्शकों को, पंकज जी को, सबको हैप्पी दिवाली। देखिए, गोल्ड एक ऐसी चीज है, जब ये फेस्टिव आता है ना, जब से दशहरा आया तब से, और अब धनतेरस भी है, तब से एक गोल्ड में एज एन इन्वेस्टर कहें या एज अ कंज्यूमर कहें, एक इच्छा सी जाग जाती है कि थोड़ा गोल्ड खरीद लेते हैं। एंड आप तो जानते हैं एज विमेन हमारे लिए तो डायमंड्स और गोल्ड कितने महत्वपूर्ण होते हैं। इन फेस्टिवल के टाइम पे ही हमें ज़्यादा से ज़्यादा गोल्ड की याद आती है। लेकिन यहाँ पे मैं एक निवेशक की तरह
कहना चाहूंगी कि जैसे हम हमेशा कहते हैं कि गोल्ड आप एज एन एसेट देखते हैं, लेकिन आपको जब भी ज़रूरत आती है या आपको जब भी इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव के तरह देखते हैं, तो आप उसे ज्वेलरी फॉर्म में ना लें। आप अपने शौक के खातिर लेना चाहते हैं, आप रख सकते हैं, लेकिन आप उसे कभी भी एज एन इन्वेस्टमेंट यूज नहीं करेंगे, आप उसे कभी सेल नहीं करेंगी। ठीक है। सो अब जिस तरह से हम देख रहे हैं कि गोल्ड महंगा हो रहा है पिछले कुछ सालों से, वैसे देखा जाए तो लास्ट ईयर और अब इस साल में ज्यादा आपको कोई फर्क नहीं देखने को मिल रहा है, लेकिन मैक्रो लेवल पे देखें जो डॉलर रेट्स बढ़ गए हैं उसकी वजह से आपको गोल्ड भी महंगा लग रहा है। अभी डिमांड भी काफ़ी मैं कहूँगी महंगा है, इसलिए लोगों को लेना भी नहीं है। और एक तरह से जैसे हम कहते हैं एज एन इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू लोगों ने ये भी चीज़ समझ ली है कि गोल्ड में इन्वेस्ट करने के लिए दूसरे ऑप्शंस हैं। जैसे हम हमेशा डिजिटल गोल्ड या ई गोल्ड की बात करते हैं, जैसे गोल्ड ETFs है, या जो गवर्नमेंट की तरफ से एक बहुत ही अच्छा एक जो प्रोडक्ट है SGB सोवरेन गोल्ड बॉन्ड, वो एक बहुत अच्छा विकल्प है, या तो फिर गोल्ड म्यूचुअल फंड्स हैं। सो हम हमेशा एज अ फाइनेंशियल प्लानर हम प्लानिंग करते हैं तो हम कहते हैं कि एसेट अलोकेशन को रखें ध्यान में। जैसे पंकज जी ने भी आज मेंशन किया इक्विटी डेट किस तरीके से आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए इन्फ्लेशन को ध्यान में रखते हुए, वैसे ही गोल्ड भी आपको आपके पोर्टफोलियो में 10 से 15% तक आप इजीली रख सकते हो, जिसमें से सबसे पहला विकल्प तो मुझे ऐसे लगता है कि अगर आपको रखना है तो आप SGB का ही रख सकते हो। जो गवर्नमेंट की तरफ से जो SGB स्कीम लॉन्च हुई है उसमें आपको गोल्ड में 2.5% एडिशनल सालाना इनकम होती है। ठीक है, तो वो एक प्लस पॉइंट होता है। दूसरा, इसमें जो लॉक इन आ जाता है वो आपको 8 साल का लॉक इन है, लेकिन आप 5 साल के बाद भी इसमें से निकल सकते हैं। लेकिन एक मजे की बात यह है कि अगर आपने 8 साल तक इसमें आप बने रहे तो आपको इसमें टैक्सेशन का बेनिफिट मिल जाता है जो दूसरे कोई विकल्प में नहीं मिलता है। सो ये दो बहुत अच्छे बेनिफिट्स हैं हमें इस स्कीम में मिलते हैं। तो डेफिनेटली अगर आप गोल्ड इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच रहे हैं तो SGB का चुनाव करें। SGB के बाद अगर आपको और कोई विकल्प देखने हैं तो गोल्ड ETF एक बहुत अच्छा ऑप्शन है जो आप ऑनलाइन जैसे ट्रेड करते हैं डीमैट आपकी अकाउंट पसंद पे। मुझे लग रहा है कि सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड आपकी पसंद मुझे नजर आ रहा है कि आप सोने में निवेश के तौर पर SGB को पसंद करती हैं। पंकज जी, आपकी पसंद क्या है? क्योंकि जैसा हमने दिखाया सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड है, गोल्ड ETF है, गोल्ड म्यूचुअल है, तो डिजिटल गोल्ड खरीदने का भी जमाना आ गया है। पर हम जब भी एम्फी के डेटा देखते हैं गोल्ड ETF को लेकर बहुत बढ़ चढ़कर हम देखते हैं कि लोगों में रुचि जाग गई है। आपका पसंदीदा गोल्ड में निवेश क्या है? देखिए, चाहे हम SGB की बात करें या ETF या फिर हो गोल्ड म्यूचुअल फंड, जहां तक डिजिटल गोल्ड का सवाल है वो मैं बहुत ज़्यादा रेकमेंड नहीं करता हूं। वजह है कि वो पूरी तरह से रेगुलेटेड नहीं है। लेकिन यदि आप कंपेयर करें SGB, ETF और म्यूचुअल फंड में, तो दोनों सभी के तीनों के अपने फायदे और लिमिटेशंस हैं। गोल्ड ETF में फायदा यह है कि आप जब चाहे खरीद सकते हैं, जब चाहे उसे बेच सकते हैं, वहां पर कोई लॉक इन नहीं होता है, तो आसान होता है। ऊपर से आप इसे किसी भी वक्त में यूनिट फॉर्म में खरीदते हैं और रियल टाइम बेसिस पर, तो वो एक अलग फायदा है। तो ऐसे निवेशक जिनके पास डीमैट अकाउंट है और वो उनको ये पता नहीं है कि कितने समय के लिए उनको ये रखना है और निवेश करना चाहते हैं, कभी बढ़ाना भी चाहते हैं, बेचना भी चाहते हैं, तो गोल्ड ETF एक अच्छी चॉइस है। लेकिन यदि आपको 5 साल मिनिमम रखना है, हालांकि बीच में भी अगर आपके पास डीमैट में है तो आप ट्रेड कर सकते हैं, बशर्ते कि वहां पर लिक्विडिटी हो, पॉसिबिलिटी हो, तो SGB बाय किया जा सकता है। बट उतना आसान नहीं होगा उसको बेचना जितना कि गोल्ड ETF को। तो गोल्ड ETF बेहतर रहेगा ऐसी जरूरत के लिए। और यदि आप SIP करना चाह रहे हो तो फिर गोल्ड म्यूचुअल फंड आपके लिए बेस्ट चॉइस रहेगी, यदि आपको गोल्ड में SIP करनी है। ओके, गोल्ड में SIP करनी है तो गोल्ड म्यूचुअल फंड आपके लिए एक बेहतरीन मौका है निवेश करने का, जिसमें आसान एग्जिट ऑप्शन भी है। आप SIP को घटा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। और अब डेफिनेटली जो टैक्स के प्रावधान है आपको मालूम है, 3 साल से पहले शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और 3 साल के बाद गोल्ड बेचने पर, जो फंड बेचने पर LTCG यानी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बनेगा। और पूजा ने तो बता ही दिया, लगभग 10 से 20% का एसेट एलोकेशन आपको रखना चाहिए। एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो आपको बनाना है अगर गोल्ड में। पूजा, मैं आपसे जानना चाहती हूँ अब, क्योंकि हम गोल्ड की तो बात कर ही रहे हैं, लेकिन कुछ हमने कुछ समय पहले पंकज जी से जाना था कि एक महंगाई
महंगाई प्रूफ और जिस तरीके से बहुत अभी लोगों में डर है कि किस तरीके का पोर्टफोलियो उनका बनेगा, एक ऐसे फंड मुझे बताइए हमारे दर्शकों के लिए जो कि ऐसे बाजार के ऐसे माहौल में हिट साबित हो सकते हैं। जी बिल्कुल स्वाति, जैसे पंकज जी ने भी कहा, मैं कहूँगी कि जिस तरीके का दौर है, एक ही चीज यहाँ से हमें सीखने को मिल रही है। जब भी हम लॉन्ग टर्म की बात करते हैं, निवेशकों से कहते हैं कि आप लॉन्ग टर्म के लिए म्यूचुअल फंड में एसआईपी करें, तो ये जो भी 10 साल 15 साल का समय है, ये सारे समय आपको सिर्फ हाई के नहीं मिलने वाले, उसको उस समय में आपको काफी ऐसे समय भी देखने को मिलेंगे जब मार्केट्स लो रहेंगी। सो अभी ये समय है लो का, तो बिल्कुल भी आपको पैनिक नहीं करना है। और अगर इन्फ्लेशन को बीट करना है और उससे आगे अगर आपको रिटर्न कमाना है लॉन्ग टर्म में, तो एक डाइवर्सिफाइड इक्विटी म्यूचुअल फंड आपको पोर्टफोलियो बनाना होगा, जिसमें से मेरी पसंद है आप उसको एक लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, फ्लेक्सी कैप, मल्टी कैप को अगर हम बना लें एक पोर्टफोलियो में, तो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का लार्ज कैप फंड जो है ब्लू चिप फंड, वो शामिल करें। कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड मिड कैप में शामिल करें। एसबीआई स्मॉल कैप में शामिल करें। और पराग पारेख का फ्लेक्सी कैप एक आप शामिल कर सकते हैं। और एक ऐसा फंड भी है जिसमें आपको तीनों लार्ज, मिड और स्मॉल तीनों कैटेगरीज का बेनिफिट मिलेगा, वो है क्वांट एक्टिव फंड, जो मेरी पसंद है। सो अगर आपने गिन चुन के ये 4-5 फंड से भी आपके लॉन्ग टर्म गोल्स को ध्यान में रखते हुए आपने एसआईपी की शुरुआत की, तो आप एक अच्छा खासा इन्फ्लेशन को बीट करने वाला एक ऐसा पोर्टफोलियो की तरफ आप रहेंगे। और आपको पेशेंस बनाए रखना है, लॉन्ग टर्म में अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे आपको। इस तरीके के जो समय है जहां पे इन्फ्लेशन महंगा है, इंटरेस्ट रेट्स का जो सिनेरियो है, ग्लोबल सिनेरियो है, उससे बिल्कुल पैनिक नहीं होना है। ये तो समय है जहां पे आपको इन्फ्यूज करना है पैसा, क्योंकि हमारा लक्ष्य तो दूर का है। सो डेफिनेटली इस तरीके के पोर्टफोलियो से आप शुरुआत कर सकते हैं इस दिवाली। जी बिल्कुल, तो ना सिर्फ इस दिवाली बल्कि हर दिवाली को बनाए रोशन, कीजिए निवेश की शुरुआत और सही फंड का चुनाव करें, जिसकी बात की है हमारे आज के 2 एक्सपर्ट्स पंकज मटपाल और पूजा बिंडे ने। बहुत धन्यवाद करेंगे पंकज और पूजा, आप दोनों का हमारे साथ इस खास पेशकश में शामिल होने के लिए। मनी गुरु में बस इतना ही।